ऑल राइट, सो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE इस फ़ोन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है एंड आई भी क्यों ना, इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ये फ़ोन बेसिकली आज से कुछ महीने पहले 55-60 हज़ार रुपये का लॉन्च हुआ था एंड अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट की सासा ले ले सेल में, हाँ सेल का नाम यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है बट सेल का काम काफ़ी बढ़िया था। बहुत सारे स्मार्टफोन्स पे मेजर डिस्काउंट्स थे, तो उस सेल में यहाँ पे फ़ोन 35,000 रुपीज़ का मिल रहा है। तो फ़ोन सस्ता हुआ है एंड ऑर्डर ना करें उसमें क्या मज़ा। सो मैंने भी इसे परचेज कर लिया है। इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी 33,000 रुपीज़ के आसपास कार्ड ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद। अब इस फोन के रिगार्डिंग बेसिकली यहाँ पे डाउट्स कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इसलिए बने हुए हैं। इसमें मिलता है Exynos 2400E। डोंट वरी, इस फोन के बारे में आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लेटेस्ट One UI 7 पे भी अपडेट कर लिया है एंड स्पेशली इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया है। ये फोन मुझे ऑलरेडी थर्सडे को डिलीवर हो गया था बट फ्राइडे के पूरे दिन इसको मैंने अच्छे से रगड़ के टेस्ट कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पैसे बर्बाद ना हो। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस फोन के बारे में हर चीज एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। लाइक इससे पहले वाले One UI 6.1 में किस तरह की परफॉर्मेंस, थ्रॉटलिंग, हीटिंग थी, अपडेट आने के बाद यहाँ पे फोन की परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ा है, हीटिंग कम हुई या फिर नहीं, एंड जो फोन की ओवरऑल स्मूथनेस है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो कितना बेटर हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से, जो कि ऑब्वियसली कुछ खास रहता नहीं है आजकल यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी की वजह से। हाँ वैसे एक तरीके से ये चीज़ अच्छी भी है, आपके सामने यहाँ पे फ़ोन अनबॉक्स होता है, कोई भी इशू या फिर प्रॉब्लम है वो आप पहले देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे OTP डालने के बाद ही परचेज वेरीफाई होती है, देन डिलीवरी सक्सेसफुल कहलाई जाती है। बट फिर भी यहाँ पे यार अलग अलग तरह के डिलीवरी एजेंट आते हैं, लाइक कुछ र्यूड होते हैं, कुछ अच्छे बिहेवियर के होते हैं एंड इसकी डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी एजेंट का बिहेवियर कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं। लाइक मैंने बोला घर के थोड़ा अंदर आने का कष्ट कर लो, व्हाइट टेबल के ऊपर फोन को अनबॉक्स कर दो, मुझे वीडियो डालनी होती है एंड बंदे को इसी चीज में परेशानी हो गई, अरे यार चलो ठीक है यार आता हूँ। एंड फिर दूसरी चीज रहती है यहाँ पे बॉक्स काफी बुरे तरीके से फाड़ते हैं। अब आप लोग मुझे सच सच बताना, आपको यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि पैसे आपने खर्च करे हैं, बॉक्स आप ओपन करोगे, बेसिकली मजा तो उसी चीज में ज्यादा है। पर ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी रखी गई है, फ्रॉड वगैरह होते थे तो इस चीज पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। तो फोन को अनबॉक्स करने के बाद पहली चीज आती है फोन को सेटअप करना। अब ये फोन उसमें ही काफी गर्म हो गया था एंड सेटअप होने के आधे पौने घंटे के बाद फिर इसका नॉर्मल टेम्परेचर आ पाया। एंड सबसे पहले यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस की बात करना चाहूंगा। ये बेस वेरिएंट है, इसमें आपको 128 GB स्टोरेज मिलती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज एंड 256 GB वाले वेरिएंट में आपको UFS 4.0 मिलती है एंड जो बेसिकली Exynos 2400E है। इसका बिहेवियर काइंड ऑफ मिक्स्ड है, मतलब इससे पहले मैंने पिछले साल S23 FE भी परचेज करा था एंड सच बताऊं तो वो वाला फोन काफी ज्यादा हीट करता था। बेसिकली UI में फोन को इस्तेमाल करने में उसमें लैग्स एंड जिटर्स बहुत ज्यादा थे एंड ट्रस्ट मी वो सभी चीज यहाँ पे सैमसंग ने इस वाले फोन के साथ रिजॉल्व कर दी हैं। लाइक जब मैंने इसको अनबॉक्स करा था उस टाइम पे Android 14 पे था एंड One UI 6.1 एंड हाँ One UI 6.1 में यहाँ पे थोड़े बहुत एनिमेशंस में जिटर्स, लैग्स जरूर नोटिस हो रहे थे। बट इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो है One UI 7 Android 15 के साथ, ट्रस्ट में यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं एंड फोन को इस्तेमाल करने में ऐसा लग ही नहीं रहा है दैट ये वही फोन है। अब चलो ये तो बात होगी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, जिसके हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस चिपसेट की। तो अपडेट करने से पहले मैंने Android 14 वाले वर्जन में इसमें मल्टीपल बेंचमार्क्स को रन करा, थ्रॉटलिंग टेस्ट करा। सबसे पहले बात करते हैं Geekbench 6 की। तो यहाँ पे आप स्कोर्स देख सकते हो एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर स्लाइटली इंक्रीज हुआ बट सिंगल कोर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। अब मुझे संतुष्टि नहीं हुई तो मैंने टेस्ट को दोबारा रन करा, तो उसके इसमें यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया बट फिर भी यहाँ पे स्लाइटली कम है Android 14 के मुकाबले। बट जो मल्टी कोर स्कोर है वो बड़ा वही आया दोनों बारी। तो सिंपल सा मतलब है CPU की परफॉर्मेंस में ऐसा कोई भी ड्रॉप वगैरह नहीं है, जस्ट यहाँ पे स्लाइड चेंजेस हैं। अच्छा वहीं बात करें GPU स्कोर्स की, सो 3D मार्क में सोलर बे में यहाँ पे आप स्कोर्स देख सकते हो 7815 जो कि Android 14 का है एंड Android 15 का यहाँ पे स्कोर दोनों बार यहाँ पे स्लाइटली कम आया है। पहली बार में 7317 एंड टेस्ट को जब दूसरी बार रन करा वहाँ पे जो स्कोर है वो Android 14 के काफी क्लोज आया है। बाकी Antutu स्कोर भी आप देख लीजिए। अब देखो मेन बात यहाँ पे आती है थ्रॉटलिंग की एंड इसमें बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस जरूर आया है। आप देखेंगे Android 14 में One UI 6.1 में 15 मिनट के बाद यहाँ पे CPU थ्रॉटल टू 84% एंड एवरेज स्कोर भी आप देख लीजिए। बट जब मैंने टेस्ट को रन करा Android 15 में अपडेट करने के बाद, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। लाइक सेम 15 मिनट की टेस्टिंग में जो एवरेज स्कोर है वो लगभग उतना ही आ रहा है बट यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग बढ़ चुकी है, 74% पे आ गए 84 से। इनफैक्ट टेस्ट को रन करते टाइम यहाँ पे आप देखेंगे पहले जो ग्राफ है वो एकदम ही ग्रीन रह रहा था बट बाद में यहाँ पे बीच बीच में ये थोड़ी बहुत थ्रॉटलिंग शो कर रहा है। एंड बात केवल यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसमें मैंने गेमिंग भी करी थी अपडेट करने से पहले बाद में टेस्टिंग के लिए। अब फ्रैंकली स्पीकिंग गेमिंग परफॉर्मेंस अपडेट करने से पहले थोड़ी ज़्यादा बेटर थी
यहाँ पे H9 में इनफैक्ट BGMI में HDR प्लस एक्सट्रीम में एकदम हल्के फुल्के स्टटर्स आपको नोटिस हो जाएंगे जो कि पहले नहीं थे। सो हाँ, जिन लोगों को चिंता थी अपडेट करने के बाद परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई या फिर नहीं, आई वुड से 5 से लेकर 10% का फर्क डेफिनेटली पड़ा है गेमिंग में या फिर थ्रॉटलिंग में भी। एंड बेसिकली परफॉर्मेंस उस सेंस में पहले ज्यादा बेटर थी। बट वैसे फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको ये चीज बिल्कुल भी ज्यादा नोटिस नहीं होगी, एज यहाँ पे जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है वो ज्यादा स्मूथ ही हुआ है। अब मेन बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की। देखो फोन गर्म डेफिनेटली होता है। अब S23 FE के मुकाबले इन्होंने यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है उसको बेटर करा है। एंड बेसिकली यहाँ पे इस फोन का साइज भी ज्यादा बड़ा है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है। तो ये दोनों चीजें मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं इस फोन में आपको हीटिंग S23 FE से थोड़ी कम मिलती है। बट फिर भी बेसिक टास्क में फोन हीट काफी जल्दी होने लग जाता है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। लाइक यूट्यूब में 4K वीडियो प्लेबैक में एंड कैमरा में हार्डली 5 से 10 फोटोज कैप्चर करने में यहाँ पे फोन वार्म हो जाता है। एंड जैसे आपने फोन को थोड़ा एक्सट्रीमली पुश कर दिया उस केस में यहाँ पे इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा राइज हो जाता है। अब मैंने बेंचमार्किंग के टाइम पे इसके टेम्परेचर की भी काफी रीडिंग करी, अपडेट करने से पहले भी बाद में भी। तो अपडेट करने के बाद बेसिकली फोन हीट उतना ही हो रहा है जितना अपडेट करने से पहले हो रहा था। बट वैसे जनरली फोन हीट जल्दी होता है एंड ज्यादा भी हो जाता है। एंड जैसे कोई हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं उस केस में यहाँ पे फोन इस जगह से फ्रंट से यहाँ पे जो ऊपर आपको फ्रेम मिलता है यहाँ से काफी ज्यादा गर्म फील होता है। अब क्या फोन इस हद तक गर्म होता है कि इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मली इस्तेमाल करने में ड्रॉप होने लगती है, लैग्स, जिटर्स वगैरह? सो ऐसा नहीं है। लाइक एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में इसको थ्रॉटल करने के लिए आपको इसको काफी ज्यादा पुश करना पड़ेगा, स्पेशली एज कम्पेयर्ड विद S21 या फिर S23 FE। उनके मुकाबले डेफिनेटली ये काफी ज्यादा बेटर है। बट फिर भी आपको उस लेवल की स्टेबिलिटी, कम हीटिंग नहीं मिलेगी जो कि आपको सेम प्राइस में स्नैपड्रैगन चिपसेट्स में मिल जाएगी। अभी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो Android 14 One UI 6.1 के मुकाबले One UI 7 Android 15 के साथ सच में काफी ज्यादा बेटर है। लाइक लिटरली यहाँ पे जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ है। इनफैक्ट यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन में आपको One UI 6.1 में कभी कभार थोड़े बहुत जिटर्स वगैरह देखने को मिल जाते थे इसको बैक करने में, अभी वो वाली चीज एकदम ही गायब हो चुकी है। एज यहाँ पे इनफैक्ट कैमरा एप्लीकेशन को थोड़ा फास्ट इस्तेमाल करने के बाद भी आप जैसे ही सडनली बैक करते हो तब भी आपको कोई भी जिटर्स नहीं मिलेंगे। तो सच में One UI 7 Android 15 के साथ इस फोन में बहुत अच्छा वर्क करता है एंड आपको एकदम ही फ्लैगशिप वाली फीलिंग आएगी, S24 S25 सीरीज वाली। एंड वैसे भी रिसेंटली सैमसंग ने कुछ नए फोन्स रिलीज करे हैं जिसमें कि A55 आपको 30 से लेके 35,000 रुपए के आसपास मिलता है। गलती से भी उसे परचेज मत करना, आप इसे खरीद लेना, बहुत ज़्यादा बेटर डील है उसके मुकाबले, क्योंकि इसका एक्सिनोस चिपसेट उससे ज़्यादा पावरफुल भी है। इसमें आपको बेटर कैमराज मिलते हैं एंड जो भी और इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उन सभी की वजह से आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है इसमें दी बेस्ट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगी S23 FE में यूट्यूब में 4K 60 FPS वीडियो, वो भी HDR में, उसको प्ले करने के बाद जैसे हम स्पीड को 2x करते थे उस टाइम पे उसमें बहुत गंदे लैग्स आते थे। बट इसमें ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है, 2x आराम से हैंडल कर लेता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है इसमें आपको परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाती है एंड इंटरनली चीज़ें काफ़ी हद तक इंप्रूव ही करी गई हैं। बस वही चीज़ें यहाँ पे फ़ोन जल्दी वार्म होता है एंड एक्सट्रीमली पुश करने पर हीट भी ज़्यादा हो जाता है। बस आपको वही चीज़ बियर करनी पड़ेगी। अब परफॉर्मेंस हीटिंग के बाद अगली चीज़ माइंड में आती है कैमराज। इसके कैमराज कैसे हैं, क्योंकि स्पेशली इस बजट में सैमसंग के फ़ोन को परचेज करने वाले वही लोग होंगे जिनको या तो अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए या फिर एक कंसिस्टेंट रिलायबल कैमरास। अब मैं इस फोन का डिटेल कंपैरिजन OnePlus 13R, iPhone 15, Motorola S60 Pro इन सभी के साथ काफ़ी जल्दी लेके आने वाला हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड वैसे अभी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से बताऊँ तो इसके कैमरास काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। लाइक मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जो कि आता 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। सेल्फी कैमरा वही 10 मेगापिक्सल का ही है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेन से अल्ट्रा वाइड में या फिर 3x में स्विच करने के बाद आपको जो कलर शिफ्ट है वाइट बैलेंस में बदलाव हो जाता है एंड कंट्रास्ट लेवल्स वगैरह भी वेरी हो जाते हैं बाकी सभी फोन्स में। ये फोन उन सभी चीजों को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है एंड बेसिकली सैमसंग के फ्लैगशिप या फिर FE सीरीज की फोन्स इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। आपको कैमराज में अच्छी कंसिस्टेंसी मिलती है सभी लेंसेज में। वैसे अल्ट्रा वाइड एंड 1x में यहाँ पे जो स्किन टोन से आपका फेस का कलर है काफी हद तक सेम ही रहता है, पर 3x में आने के बाद चीजें थोड़ी सी बदलती हैं, बट स्टिल काफी स्लाइड सा डिफरेंस आता है, एकदम ही एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इस वाली अपडेट के बाद इसमें आपको 1x एंड 3x के बीच में एक 2x का भी ऑप्शन देखने को मिल गया है एंड बेसिकली यहाँ पे जो कैमरा इंटरफेस है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। लाइक यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको एंटायर जूम रेंज दिख जाती है। लाइक फोन कहीं ना कहीं अपने आप ही समझ जाता है
कि आप यहाँ पे 3x से भी ज़्यादा जूम कर सकते हो, एज यहाँ पे आपकी उंगली चल रही है लगातार। एंड सिमिलरली वीडियो में भी आपको अल्ट्रा वाइड 1x, 2x एंड 3x के जूम रेंज के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फोटोज में कैमरा क्वालिटी मुझे पसंद आई, अच्छी शार्पनेस एंड डिटेल्स होती हैं एंड जूम वगैरह भी ठीक ठाक ही है। आपको यहाँ पे 30x तक जूम मिल जाता है। हाँ, यूजेबल जूम यहाँ पे 10x तक ही है, उसके बाद क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड होने लग जाती है। हाँ, पोर्ट्रेट फोटोज आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे 3 जूम रेंज आ जाती हैं, 1x, 2x एंड 3x। एंड स्पेशली 3x पे आपको बहुत अच्छी शार्पनेस डिटेल्स मिलती हैं ऑप्टिकल जूम की वजह से। एंड जो एज डिटेक्शन है, आपको डेप्थ इफेक्ट मिलता है, ब्लर वगैरह वो भी एकदम ही बढ़िया लगता है देखने में। एंड सेल्फीज आई वुड से डिसेंट परफॉर्म करती हैं। लाइक यहाँ पे शार्पनेस डिटेल्स थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट 10 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पे आपको ठीक ठाक क्वालिटी मिलती है। हाँ, यहाँ पे स्किन टोन्स, कलर्स सेल्फीज में बहुत अच्छे आते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर है, क्योंकि इस बजट के और अदर एंड्रॉइड फोन्स इस तरह की स्किन टोन्स, फेस के कलर को मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। वहीं वीडियोस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे 4K 30 FPS में ये सभी लेंस पे स्विच कर सकता है, लाइक अल्ट्रा वाइड 1x पे, 2x क्रॉप पे जो कि ये मेन कैमरा से ही करता है, या फिर 3x पे भी। अब लेंस पे स्विच करने पे आपको एक छोटा सा झटका तो जरूर लगता है, तो ट्रांजिशन यहाँ पे इतनी स्मूथ नहीं है। आई होप मे बी S25 FE में ये वाली चीज़ इंप्रूव हो जाए, क्योंकि S25 सीरीज में यहाँ पे जो वीडियो की ट्रांजिशन है काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। हाँ, वैसे 4K 60 FPS में यहाँ पे आपको कोई भी लेंस स्विचिंग नहीं मिलती है, क्योंकि 4K 60 FPS वीडियो का सपोर्ट केवल प्राइमरी कैमरा में ही है। एंड अल्ट्रा वाइड एंड 3x टेलीफोटो कैमरा में नहीं है, वो केवल 4K 30 तक ही शूट कर सकते हैं। एंड सेल्फी कैमरा भी 4K 60 तक वीडियो शूट कर सकता है। अगेन यहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिल जाती है एंड स्पेशली एक्सपोजर कंट्रोल, डायनामिक रेंज अच्छी आती है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे, ऑपोजिट लाइटिंग पे जाने के बाद आपके फेस या फिर मेन सब्जेक्ट पे एक मेजेंटा टोन आ जाता है। लाइक एक्चुअल में यहाँ पे बाल तो काले ही हैं, उस तरह के सेम चीज़ यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती है ऑपोजिट लाइटिंग में। बाकी कुछ नाइट सैंपल्स भी आप देख लीजिए। अब एक्चुअल में इसका नाइट मोड अच्छा काम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के बाद भी जब डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, फोटो को क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग में फोटो को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर देता है एंड इवन शार्पनेस एंड डिटेल्स भी अच्छी खासी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। बस फोटो की पोस्ट प्रोसेसिंग में यहाँ पे 2 से लेकर 3 सेकंड भी लग जाते हैं कई बारी। तो इस बजट के हिसाब से कैमरास के लिए एकदम ही थम्स अप है। अब अंदर की बातें तो काफ़ी हो गई, थोड़ी बाहर की बातें भी कर लेते हैं। इसकी डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील वो किस तरह का है। अब क्योंकि मैंने S23 FE भी इस्तेमाल करा है, उसके बाद आई कैन ईजिली से जो उसकी आपको इन हैंड फील मिलती है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सैमसंग ने जो उसका फ्रेम है वो स्लाइटली कर्व करा हुआ है चारों एंगल से, तो इस वजह से आपको यहाँ पे एकदम ही शार्प एजेस नहीं मिलते हैं। हाँ, फोन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा ज़रूर फील होता है एंड आपको यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो भी पहले के मुकाबले तो कम मिलते हैं, बट फिर भी आज के टाइम के हिसाब से जिस बजट में ये फ़ोन आता है, अभी आपको यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा मोटे साइड पे दिखेंगे। अब डिस्प्ले का साइज पहले के मुकाबले बड़ा कर दिया गया है। पहले आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता था FE सीरीज में। बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद थी, क्योंकि वो साइज थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। इसका डिस्प्ले का साइज है 6.7 इंचेस का। अब देखो, पर्सनली मुझे ये चीज़ पसंद आई है, क्योंकि आपको सस्ते से सस्ते एंड्रॉइड फ़ोन में भी 6.7, 6.8 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। एंड जब आपको 30-35 हज़ार रुपये के फ़ोन में बड़ा डिस्प्ले नहीं मिलता है, कुछ लोगों को वो वाली चीज़ थोड़ी खटकती भी है। एंड डिस्प्ले बड़ी होने की वजह से फ़ोन को इस्तेमाल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जिनको यहाँ पे कभी कभार थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग भी करनी है, वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस, वो सभी चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। तो मुझे पर्सनली पुराने FE फ़ोन्स के मुकाबले इसकी बड़ी डिस्प्ले पसंद आई है। एंड वही डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें, वही आपको टिपिकल सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है एंड स्पेशली डिस्प्ले की क्वालिटी में सैमसंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वो चीज़ यहाँ पे भी विजिबल है। इसमें आपको मैक्सिमम 1900 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है, तो आउटडोर विजिबिलिटी में मुझे कोई भी इशू नहीं लगा। इनफैक्ट लैब टेस्ट वगैरह में इसके जो ब्राइटनेस पाई गई वो अराउंड 1400 निट्स के आसपास है, जो कि एक अच्छा नंबर होता है। एंड इवन HDR कंटेंट में भी यहाँ पे जो डिस्प्ले वो अच्छा खासा ब्राइट हो जाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी में भी कोई भी कमी नहीं है। आपको यहाँ पे साइड्स में प्रॉपर एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है, फ्रंट एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड प्रॉपर IP68 वगैरह की रेटिंग तो मिल ही जाती है। एंड बेसिकली आपको एक और चीज़ बताऊं, तो डिस्प्ले का साइज बड़ा है, फ़ोन का डायमेंशन पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है, तो इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इसकी कम हीटिंग पे भी जाता है, एज यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फ़ोन बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे हीट डिसिपेट थोड़ी बेटर हो पाती है, स्पेशली S21 या फिर S23 FE के मुकाबले। हाँ, हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन मुझे कुछ खास नहीं लगे, लेकिन इससे बेटर हैप्टिक्स वाइब्रेशन आपको इससे कम बजट के फ़ोन्स में ईजिली मिल जाते हैं, स्पेशली हैप्टिक्स। अब एक्जिनोस का चिपसेट है, सो एफिशिएंसी, बैटरी लाइफ उसके क्या हाल है उसकी बात कर लेते हैं। अब मैंने इस फोन को 100% तक चार्ज करा था, उसके बाद इसमें काफ़ी इंटेंस टेस्टिंग करी, लाइक गेमिंग, बेंचमार्किंग एंड थ्रॉटलिंग के टेस्ट वगैरह रन करे।
लाइक फोन के 100% चार्ज होने के बाद यहाँ पे आप बैटरी यूजेज, स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो। लाइक बैटरी यूजेज 61%, स्क्रीन ऑन टाइम 2 hours 31 minutes। एंड यहाँ पे सभी टेस्ट इन ड्यूरेशंस के लिए रन हुए थे। एंड वैसे भी बैटरी ड्रेन की बात करें तो वीडियो की स्टार्टिंग में इस फोन की बैटरी 100% थी, एंड अभी करेंटली 95% हो गया, जबकि मैंने इसको कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा। जस्ट यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, मैं कभी कभार यहाँ पे कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। अब देखो बैटरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक 4700 mAh की बैटरी है, जबकि आपको इससे सस्ते फोन्स में या फिर इसी बजट के फोन्स में 5500, 6000, इनफैक्ट 7000 mAh की बैटरी भी मिलने लग गई है। तो उनके मुकाबले डेफिनेटली आपको यहाँ पे इसमें बैटरी लाइफ कम ही मिलेगी, बट किसी फोन से कंपेयर ना करें, उस केस में आपको यहाँ पे इस फोन में बैटरी लाइफ काफी सेटिस्फैक्ट्री मिलेगी, इनफैक्ट मच बेटर देन S23 FE वगैरह। एंड फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में इसमें आपको 6 से लेकर 7 घंटे की बैटरी लाइफ आराम से मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इस फोन की बैटरी लाइफ कोई कमजोर साइड पे है, जिस तरीके से पुराने FE मॉडल्स की थी। इनफैक्ट इसकी बैटरी लाइफ इससे महंगे फोन विच इज S24 उससे ज्यादा बेटर है। हाँ, बट एक चीज जरूर है, दैट इसकी एफिशिएंसी स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स वगैरह जितनी अच्छी नहीं है। लाइक यहाँ पे आप जैसे ही हैवी टास्क परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल गेमिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, इसी के साथ कैमरा यूजेज भी, देन उस केस में यहाँ पे फोन हीट ज्यादा होने के साथ साथ बैटरी भी काफी जल्दी ड्रेन करता है। तो ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। सो अभी सेल का टाइम चल रहा है, आपको इस टाइम पे फोन परचेस करना चाहिए या फिर नहीं? वेल स्पेशली आपको मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। लाइक मेनली इसी बजट के और फोन्स के मुकाबले इसमें आपको ज्यादा हीटिंग मिलती है, एंड गेमिंग परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। स्पेशली आपको इसमें BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, बट उसके बाद भी यहाँ पे गेमिंग को 90 FPS पे करवा नहीं पाता है, काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते हैं। तो स्पेशली जिसको चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस, गेमिंग करनी है, एंड फोन का हीट वगैरह होना ज्यादा पसंद नहीं है, देन उस केस में आपको इस फोन से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। बट फोन का एकदम ही लाइट या फिर नॉर्मल यूजेज है, अच्छा कैमरा चाहिए, स्पेशली अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि इस बजट में आपको स्पेशली इसमें एकदम ही दी बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब हैवी यूजेज या फिर गेमिंग के अलावा आपको सब कुछ करना है, देन उस केस में आप इस फोन को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बाकी इस फोन के डिटेल कंपैरिजन के साथ साथ बैटरी टेस्ट, परफॉर्मेंस, स्पीड टेस्ट, वो सभी वीडियोस भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। जो लोग ऑलरेडी S24 FE को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। आप इसका कंपैरिजन किस आईफोन के साथ देखना चाहते हो वो भी बता ही देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।